हेलो, वेलकम टू लॉ एंड टैक्स एकेडमी। आई एम धीरज फ्रॉम एलटीए और आज की क्लास में हम बातें करेंगे कम्प्लीटली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, कम्प्लीटली इस टॉपिक को ऊपर रीड करेंगे। मैं इस टॉपिक को ऊपर पढ़ने से पहले बता देता हूँ, मैंने जो ईपीएफ के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन जो है, मैंने गूगल पर जो वेबसाइट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, मैंने एक एक वेबसाइट को सर्च करके मोस्टली जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन को कवर किया है। और जो अपने एक्सपर्ट लेवल के जो लोग हैं, सीए, सीएस, सीएमए या फिर एडवोकेट, लॉयर, या फिर जो एक्सपर्ट लोग जो ईपीएफ या फिर ऐसी सेविंग स्कीम के बारे में नॉलेज रखते हैं, मैंने उन सबसे इस नॉलेज को कवर करके आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूँ। बिकॉज़ यूट्यूब के पर ऐसी काफ़ी वीडियोज़ हैं 15 मिनट की, 5 मिनट की, 4 मिनट की, 10 मिनट की, जो ईपीएफ के बारे में ज़रूर बताती हैं, लेकिन कम्प्लीटली नहीं बताती हैं। उनके अंदर डाउट फिर भी ना कोई एक स्टूडेंट का रह ही जाता है। उन छोटे छोटे डाउट को, छोटी छोटी क्वारीज़ को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। आई होप आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की कोई नीड नहीं होगी। हमने सारे प्लेटफॉर्म से इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल को कवर किया है। चलिए पहले मैं आपको एक स्क्रीन पर ले चलता हूँ, वहाँ पर हम बनवाए क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल के अंदर डीपली जाकर रीड करेंगे ईपीएफ को। ये हमारी स्क्रीन है, थंबनेल स्क्रीन। अगर आपका इन क्वेश्चंस में से अगर फिर भी कोई क्वारीज, डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं, इस क्लास के बाद हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे जो होगी फैक्ट से रिलेटेड, मींस ईपीएफ के ऊपर जो हमारी क्वारीज रहती हैं, एक स्टूडेंट की जो भी ऑब्जेक्शन रहते हैं, सारी क्वारीज उस क्लास के अंदर हम क्लियर करेंगे। लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो क्वारीज रह ही जाती है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन है वहाँ पर कमेंट कर देना। बेसिकली हमारी स्क्रीन पर ये 11 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहले वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं। पहला है व्हाट इज़ ईपीएफ, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता क्या है, कैसी स्कीम है, ये इसके ऊपर हम रीड करेंगे। सेकंड है व्हाट इज़ ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या काम करती है आखिर, इसको हम जानेंगे। थर्ड है विच कंपनी आर एलिजिबल फॉर रजिस्टर अंडर ईपीएफ, जैसा कि आपको पता होगा कि इसके अंदर कुछ ही कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, क्या पार्टनरशिप फर्म भी इसके अंदर रजिस्टर्ड होगी, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप भी रजिस्टर्ड होगी, या कंपनी मींस पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, वो सारा हम जानेंगे। अच्छा, फिर कौन सी कंपनी इसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उस कंपनी को भी हम जानेंगे। फोर्थ आता है विच एम्प्लॉय विल एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन ईपीएफ, मीन्स कौन कौन से एम्प्लॉय इसके अंदर ईपीएफ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, कौन कौन से एम्प्लॉय इस स्कीम की फैसिलिटी का यूज़ करेंगे, उसको हम जानेंगे। एम्प्लॉय कौन होगा, परमानेंट एम्प्लॉय, टेम्परेरी एम्प्लॉय, क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉय भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर बेनिफिट लेते हैं तो फिर अपनी सैलरी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, 10% करेंगे या 12% करेंगे। सर अगर 10% करते हैं या 12% करते हैं तो सैलरी का मतलब क्या होगा, सैलरी का मतलब यहाँ पर बेसिक सैलरी है या फिर डीए भी ऐड होगा या फिर और कोई भी इसके अंदर अलाउंस ऐड होंगे सर सैलरी के अंदर, वो हम कंप्लीटली जानेंगे। फिफ्थ आता है इसके बाद विच एम्प्लॉय विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ईपीएफ, आखिर एक कंपनी के अंदर कई टाइप के एम्प्लॉय होते हैं और जो उसमें से जो एम्प्लॉय होते हैं, बहुत से एम्प्लॉय ईपीएफ की फैसिलिटी के लिए अवेलेबल होते हैं और कई एम्प्लॉय ईपीएफ की फैसिलिटी के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। वो कौन से एम्प्लॉय होंगे जो ईपीएफ की फैसिलिटी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, उन एम्प्लॉयज़ को भी हम रीड करेंगे। क्या कंडीशन होगी एम्प्लॉयज़ की, क्या सैलरी होगी, क्या सैलरी के अकॉर्डिंग ये फैसिलिटी दी जाएगी एक एम्प्लॉय को, उसके ऊपर हम रीड करेंगे। सिक्स्थ आता है व्हाट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इन ईपीएफ, एक एम्प्लॉयर का और एक एम्प्लॉय का ईपीएफ के अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन मंथली करेंगे या फिर एनुअली करेंगे या फिर क्वार्टरली होगा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मान लेते हैं 10% होता है तो फिर उसकी क्या सैलरी है, डिटेल है उसकी, वो सारा हम रीड करेंगे इसके अंदर। सेवन्थ आता है हाउ एंड व्हेन एम्प्लॉय कैन विड्रॉ ईपीएफ अमाउंट, अगर एक एम्प्लॉई उस ईपीएफ अमाउंट को कैसे विड्रॉ करेगा और कब विड्रॉ करेगा, क्या वो मंथली विड्रॉ कर सकता है या फिर क्वार्टरली करेगा या फिर एनुअली करेगा। विड्रॉ करने पर क्या एम्प्लॉयर कोई टीडीएस डिडक्ट करेगा, कोई टैक्स डिडक्ट करेगा, डिडक्ट करता है तो कौन से सेक्शन में करेगा और उसकी क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है और कितना टैक्स डिडक्ट करेगा, वो सारा कुछ हम रीड करेंगे।
एट्थ आता है व्हाट इज इंटरेस्ट रेट इन ईपीएफ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है ईपीएफ अमाउंट पर। जो भी अमाउंट ईपीएफ एक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट की जाती है एक एम्प्लॉय के द्वारा और एक एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उस पर कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है वो हम जानेंगे। क्या इंटरेस्ट जो मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है, क्या गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स लेगी, क्या इंटरेस्ट रेट को हम कब निकाल सकते हैं, वो कंप्लीटली जानेंगे। नाइन्थ आता है हाउ मैनी TDS विल बी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के द्वारा कितना TDS डिडक्ट किया जाएगा। जब एम्प्लॉयर ईपीएफ अमाउंट को एम्प्लॉय को पे करेगा तो कितना TDS कितना टैक्स माइनस करेगा उस अमाउंट में से। वहीं 10th क्वेश्चन आता है इफ़ एम्प्लॉय वांट टू चेंज द कंपनी और जॉब देन व्हाट विल डू इन दिस केस। सपोज़ होता क्या है स्टूडेंट, कई केसेस में एक एम्प्लॉय जो होता है एक कंपनी को ज्वाइन करता है, लेकिन कुछ महीने के बाद 2 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल कुछ काम करने के बाद उस कंपनी को चेंज कर देता है और दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग ले लेता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या वो एम्प्लॉय पुरानी ईपीएफ अमाउंट को दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर पुरानी अमाउंट को निकाल कर दूसरी कंपनी में ईपीएफ के लिए एलिजिबल हो सकता है। कंप्लीटली रीड करेंगे इसके ऊपर। फिर आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जो 11th क्वेश्चन है। आखिर 80C डिडक्शन का मतलब क्या है। आखिर क्या एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करता है ईपीएफ के अंदर क्या उसको टैक्स में कोई बेनिफिट हो सकता है उस अमाउंट का, वो कम्प्लीटली इस डिडक्शन में हम पढ़ेंगे। तो सर यहाँ पर एक स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन उठा लिया है और वो कह रहा है कि क्या सर हम इस क्लास के अंदर सिर्फ ये जो 11 क्वेश्चन है सिर्फ इनको ही रीड करेंगे। जी नहीं, मैं बता दूं हम 11 क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे, हम 11 से दुगने जी 22 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन दुगने रीड कर कर चलेंगे। हमारे इन क्वेश्चंस में से भी अभी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो विड्रॉ होंगे, कुछ निकलेंगे। जैसे कंपनी है, कंपनी का मतलब क्या है, सब पब्लिक कंपनी क्या है, फर्म क्या होंगी उसको रीड करेंगे, एम्प्लॉय कौन होगा, सारा कुछ रीड करेंगे। कई कंडीशन है भी इसके अंदर जिसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, मीन्स उनसे काफ़ी क्वेश्चन अराइज होंगे आपके। कुछ जजमेंट में हम पढ़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कुछ ईपीएफ से रिलेटेड अपने जजमेंट दिए हैं, उन जजमेंट को भी इसके अंदर हम रीड करेंगे। सो आई होप, चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, क्लास को स्टार्ट करता हूँ और ईपीएफ के बारे में हम रीड करते हैं अब। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ईपीएफ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता क्या है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इट इज़ अ टाइप ऑफ फंड इन विच एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर और ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर बोथ कंट्रीब्यूट सम परसेंटेजेस पर मंथ ऑफ द एम्प्लॉय इज सैलरी फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक ऐसा टाइप की स्कीम है, एक ऐसे टाइप का फंड है जिसके अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक टाइम के लिए, जिसके अंदर एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है और सेम कंट्रीब्यूशन जो होता है एक एम्प्लॉयर के द्वारा भी इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। सो हमको पता चलता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक ऐसे टाइप का फंड है जो कि एक एम्प्लॉय को रिटायरमेंट स्कीम की तरह एक बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं और बाद में एक कॉर्पस जब इकट्ठा हो जाता है तो एम्प्लॉय को ये फंड दे दिया जाता है। सो सैलरी का मतलब क्या होगा यहाँ पर, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे सम परसेंटेज ऑफ द सैलरी। तो सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी हेयर मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेजेस ऑन दी सेल। सैलरी का मतलब होगा यहाँ पर बेसिक सैलरी जो एम्प्लॉय की एक कम्प्लीटली CTC होती है, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी होती है जो कंपनी इसको प्रोवाइड कराती है सम कंडीशंस में। सो वहाँ पर एक एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, कुछ अलाउंस भी दिए जाते हैं जैसे कि DA है, HRA है, लेकिन हम इस कंडीशन में DA ही लेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूँ जो DA यानी कि डियरनेस अलाउंस जो होता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर प्राइवेट एम्प्लॉय को ये अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन सेल, यानी कि जो सेल पर अगर एक एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंदर सेल करता है किसी गुड्स की, तो उस गुड्स की सेल करने पर कंपनी जो होती है उसको सेल पर एक कुछ परसेंटेजेस कमीशन देती है, उस कमीशन को भी इसके अंदर सैलरी के अंदर ऐड किया जाएगा।
लेकिन सर कई कंडीशन ऐसी होती हैं, एम्प्लॉय जो होता है जो सेल डिपार्टमेंट में वर्क करता है सिर्फ उसी को ये कमीशन दिया जाता है। अनदर डिपार्टमेंट में जब एम्प्लॉय वर्क करता है, एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट के अंदर अगर एम्प्लॉय वर्क करता है तो उस कंडीशन में एम्प्लॉय को कमीशन नहीं दिया जाता है। हालांकि अलग अलग कमीशन दिए जाते हैं, लेकिन हम इसके अंदर कमीशन सेल वाला कमीशन ही ऐड करेंगे। ओनली सैलरी का मतलब आपको पता चल गया, यहाँ पर 3 ही वर्ड से मतलब है सैलरी का, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेजेस और सेल्स। लेकिन बेसिकली कंडीशन में जो होता है, यानी कि मैं बता दूं 80% कंडीशन में सिर्फ एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी ही इसके अंदर कैलकुलेट की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि डीए तो मिलने को नहीं रहा एक प्राइवेट के अंदर, वो तो गवर्नमेंट को चला गया। कमीशन भाई एक उस एम्प्लॉय को मिलता है जो सेल डिपार्टमेंट में लगा हुआ होता है, ना कि अदर डिपार्टमेंट में, तो फिर कमीशन भी उसका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए बेसिक सैलरी इसके लिए कैलकुलेट की जाती है ईपीएफ के लिए। सो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कुछ सैलरी का कुछ परसेंटेज इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, और कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो हम नेक्स्ट रीड करेंगे। अभी लिखा हुआ है नेक्स्ट। सो ईपीएफ इट इज़ अ रिटायरमेंट बेनिफिट विच आर हेल्प ऑफ एम्प्लॉय इन द फ्यूचर नीड ऑफ द मनी। यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉय की फ्यूचर में फाइनेंशियल नीड की हेल्प करता है। जो एम्प्लॉय का होता क्या है, वृद्ध अवस्था, यानी कि जब एम्प्लॉय बूढ़ा हो जाता है फ्यूचर में, तो वो अपनी इस अमाउंट के थ्रू, अपनी मनी के थ्रू अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। या फिर एक एम्प्लॉय बीच बीच में भी इस फंड से पैसा निकाल सकता है, जैसे कि अपने डॉटर की मैरिज के लिए, अपने डॉटर या सन की मैरिज के लिए, या फिर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, या फिर मेडिकल के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए बीच में इसमें से पैसा निकाल सकता है। ये इसलिए इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट हैज़ टेक दिस स्कीम स्पेशली फॉर ऑल द एम्प्लॉय, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय, मीन्स ऑल द एम्प्लॉय आर कवर्ड अंडर द ईपीएफ एक्ट 1952। ये गवर्नमेंट जो है इस स्कीम को गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के लिए लेकर आई है। मीन्स जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये स्कीम आपके लिए भी है। दोनों ही तरीक़ों के एम्प्लॉय इसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे। दिस ईपीएफ स्कीम फुलफिल द फाइनेंशियल नीड टू एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय की फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करता है। फाइनेंशियल डिमांड जो होती है कि एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ने पर, जैसे कि एजुकेशनल एक्सपेंस जो मैंने अभी बताए थे, या फिर फ्यूचर में कभी भी नीड होती है, तो उस नीड को कंप्लीट करने के लिए वो यहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकता है और उस नीड को कंप्लीट कर सकता है। एम्प्लॉय कैन विड्रॉ द अमाउंट एनी टाइम, एनी ईयर, एनी डे। एम्प्लॉय कभी भी इसको विड्रॉ कर सकता है। होता क्या है एक्चुअली, एम्प्लॉय को अपनी डॉटर की मैरिज एक्सपेंस के लिए कुछ पैसे की नीड पड़ जाती है, या फिर मेडिकल फैसिलिटी के लिए एम्प्लॉय की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसको पैसे की नीड पड़ जाती है। तो उस नीड को कंप्लीट करने के लिए वो मंथली, ईयरली कभी भी इसको विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर वो विड्रॉ करता है तो उस पर कुछ टीडीएस डिडक्ट होता है, जो कि एम्प्लॉयर, जो कि कंपनी माइनस करती है, उस टैक्स को माइनस करके उसको पे करती है। सो कितना टीडीएस होगा, क्या रेट होगा, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड करेंगे। सो नेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑल एम्प्लॉय टेम्परेरी, परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेस एंड आल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। जी हाँ, एक टेम्परेरी एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉय इस स्कीम के अंदर कवर्ड होंगे। लेकिन वो एम्प्लॉय जो है उसके लिए कुछ कंडीशंस प्रोवाइड किए हैं गवर्नमेंट ने। यानी कि हालांकि सबको ये पता होता है परमानेंट एम्प्लॉय तो भाई ईपीएफ के अंदर रजिस्टर्ड होता ही होता है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉय, टेम्परेरी एम्प्लॉय भी इसके अंदर रजिस्टर्ड होता है, इसकी फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो हम नेक्स्ट रीड करेंगे अभी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, ऑल कंपनीज़, 1% कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, निधि कंपनी, स्टेटरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ईटीसी, ऑल दी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हु आर रजिस्टर्ड अंडर दी 2008, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एनी फैक्ट्री, एनी ऑर्गेनाइजेशन और एस्टेब्लिशमेंट इन विच मोर देन 20 एम्प्लॉय हैव वर्किंग, देन ऑल कवर्ड अंडर दिस ईपीएफ, इट इज़ मैंडेटरी। सो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ईपीएफ के अंदर कौन कौन रजिस्टर्ड होंगे, मीन्स कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड होंगी। तो उन कंपनीज़ को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ऑल कंपनीज़, जो कंपनीज़ का नाम है, 1% कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, निधि कंपनी, स्टेटरी कंपनी। स्टेटरी कंपनी एक कंपनी होती है जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराती है। मीन्स मैं फाइनेंशियल सर्विस नहीं कह सकता उसको,
वो जो होती है एक सर्विस प्रोवाइड कराती है, मीन्स दूसरे लोगों की हेल्प करने की सर्विस प्रोवाइड कराती है। जैसे कि LIC, जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता है, एक्चुअली दूसरे लोगों की हेल्प करना होता है, तो वो कंपनी स्टेटरी कंपनी होती हैं। तो स्टेटरी कंपनी जो होती हैं EPF के अंडर मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन लेना, लेकिन वो अपने वॉलंटरी बेसिस पर चाहें तो EPF के अंडर रजिस्टर्ड हो सकती हैं। फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, काफ़ी CA फर्म होती हैं जो पार्टनरशिप के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, तो वो भी EPF के अंदर रजिस्टर्ड होंगी। लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनके अंदर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई होने चाहिए। जी हाँ, कंपनीज़ के अंदर, फर्म के अंदर, फैक्ट्री के अंदर 20 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉई हैं तो उनको EPF के अंडर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो उनको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के थ्रू, याद रखिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये कहता है कि सर ठीक है, EPF हमारा होता है क्या है वो तो हमने रीड कर लिया, लेकिन जो कंपनी है यहाँ पर फर्म और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बाकी की जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये आखिर कहाँ रजिस्टर्ड कराएंगी अपने आप को? EPF के अंडर रजिस्टर्ड तो कराएंगी, लेकिन रजिस्टर्ड कैसे कराएंगी, कहाँ कराएंगी? वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब हम रीड करते हैं। कंपनीज जो होंगी अपने आप को EPF के अंदर यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रजिस्टर्ड कराएंगी। सर यहाँ पर अब एक स्टूडेंट ऑब्जेक्शन उठा लेता है कि EPF होता क्या है, बताइए हमको। तो सुनिए अब EPF के बारे में। EPF मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ वॉच EPF इडली। इट इज़ हैंडल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स हेडक्वार्टर इन दिल्ली। यानी कि EPF एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि EPF को, EPS को यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इडली, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम को हैंडल करती है। और ये EPF जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली के अंदर है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कंपनीज जो होंगी अपने आप को EPF के अंडर रजिस्टर्ड कराएंगी ऑनलाइन तरीके से, यानी कि ऑनलाइन मेथड से अपने आप को रजिस्टर्ड कराती हैं। और EPF कम्प्लीटली जो EPF को मैंडेटरी हैंडल करता है EPF को। नेक्स्ट लिखा हुआ है EPF वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1951 बट आफ्टर देन इट रिप्लेस एक्ट 1952 से ये रिप्लेस किया गया था। EPF हैज़ प्रोवाइड द सेविंग स्कीम टू एम्प्लॉय लाइक एज EPF, EPS, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, इडली मीन्स एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। All organization, firm, companies are registered under the EPF and also employee are registered under EPF and EPF has provided a universal account number यानी कि UA number to each employee। लिखा हुआ है यहाँ पर ऑल कंपनी, जो भी कंपनीज, फैक्ट्रीज, पार्टनरशिप फर्म, LLP जो भी होगी अपने आप को EPF के अंदर रजिस्टर्ड कराएगी। और रजिस्टर्ड होने के बाद एक कंपनी, एक फर्म, एक एम्प्लॉय का रजिस्टर्ड करेगा EPF अकाउंट के अंदर। और जो EPF अकाउंट के अंदर एक एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन होगा तो EPF उसको एक UAN यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराएगा हर एक एम्प्लॉय को, जिसके बेस पर एक एम्प्लॉय का अकाउंट हैंडल किया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर एक एम्प्लॉयर नाम का वर्ड आएगा, यानी कि एम्प्लॉयर का मतलब क्या है। एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयर का मतलब है कंपनी, फर्म, फैक्ट्री, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी एस्टेब्लिशमेंट, ऑल दी कम अंडर दी एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब कंपनी, फर्म, फैक्ट्री से होगा, याद रखना। एम्प्लॉयर विल रजिस्टर्ड इन दिस EPF बाय थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट and employee also registered on this website. Employee can also check the balance from this website by through UAN। यानी कि एक एम्प्लॉयर अपने आप को इस वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर्ड करता है, एक कंपनी इस अपने आप को इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करती है, यहीं से एक एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन होता है। और UAN नंबर एम्प्लॉय को यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एम्प्लॉय को दिया जाता है, जिसके बेस पर सारा की सारा अकाउंट उसका मैनेज होता है। अगर एम्प्लॉय चाहे तो उस नंबर के बेस पर अपना बैलेंस यहाँ से चेक कर सकता है कम्प्लीटली। अब हम जो EPF यानी EPF के बारे में हम कम्प्लीटली एक सेपरेट क्लास प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो हमारा एक स्टूडेंट ये ऑब्जेक्शन उठा लेता है कि सर EPF हमें पता चल गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, EPF भी पता चल गया, इसके अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन लेती हैं, सारा के सारा EPF अकाउंट ये EPF के थ्रू मैनेज किया जाता है। लेकिन अब ये बताइए कि कौन सी कंपनीज़ इसके अंदर रजिस्टर्ड होंगी। एक्चुअली ये कंपनीज़ की बात तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर रीड की थी। अगेन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डीपली कंपनीज़ के ऊपर अब रीड करते हैं, कौन सी कंपनी EPF के अंदर रजिस्टर्ड होंगी, कौन सी फर्म रजिस्टर्ड होंगी, कौन सी बिजनेस रजिस्टर्ड होंगे।
तो यहाँ पर ये जो थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच कंपनी विल बी रजिस्टर्ड अंडर EPFO अकॉर्डिंग टू EPF एक्ट 1952 एनी ऑर्गेनाइजेशन हु हैव नंबर ऑफ एम्प्लॉय मोर देन 20 देन इट विल बी मैंडेटरी रजिस्टर्ड अंडर EPF। यानी कि ऐसी कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जिसके अंदर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो वो कंपनी को EPF के अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना मैंडेटरी है, इम्पोर्टेंट होगा। अगर वो EPF के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होती है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज कर सकती है। लेकिन उसके बाद लिखा हुआ है बट दोज ऑर्गेनाइजेशन हु हैव नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेस देन 20 और 20 देन इट विल आल्सो गेट रजिस्ट्रेशन अंडर EPF एक्ट 1952 ऑन इज वॉलंटरी बेसिस बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी अकॉर्डिंग टू EPF एक्ट 1952। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर जिस कंपनी के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 से कम अगर एम्प्लॉय हैं, अगर 20 से कम एम्प्लॉय हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना, आई मीन EPF के अंडर रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपनी वॉलंटरी बेसिस पर, अपनी इच्छा पर अगर वो चाहती है रजिस्ट्रेशन लेना, EPF के अंडर रजिस्टर होना चाहती है तो EPF के अंडर रजिस्टर हो सकती है। सो यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि EPFO हमारा ये कहता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस कंपनी के अंदर 20 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन, अपना रजिस्टर्ड करना कंपलसरी है, EPF के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना मैंडेटरी है। और जिसके अंदर एम्प्लॉय 20 से कम होते हैं या 20 एम्प्लॉय हैं उसको EPF के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना, रजिस्टर्ड करना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो अपनी इच्छा पर रजिस्ट्रेशन करा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या उठता है, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, लिखा हुआ है एनी कंपनी हु आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट। अगर ऐसी कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या फिर प्रीवियस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो तो उसको ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। यानी कि जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब 1% कंपनी, स्टेटरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी। सो व्हाट इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुज कंपनी इन विच 7 मेंबर, मिनिमम जिसके 7 मेंबर होते हैं पब्लिक कंपनी होती है। एक प्राइवेट है ऐसे ही 1% कंपनी है जिसके अंदर मेंबर जो है जिसका एक ही रहता है। लेकिन स्टेटरी कंपनीज के लिए यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन लेना, लेकिन स्टेटरी कंपनी अपने वॉलंटरी बेसिस पर EPF के अंडर रजिस्टर्ड हो सकती है और EPF की फैसिलिटी एक एम्प्लॉय को वॉलंटरी बेसिस पर प्रोवाइड करा सकती है। सेकंड आता है एनी फर्म लाइक एस पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। सर एक बच्चा ऑब्जेक्शन उठाता है कि यहाँ पर इन वर्ड का मतलब तो बताइए, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, LLP क्या होती है, प्रोप्राइटर क्या होता है, इनके ऊपर हम डिटेल में क्लास प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए, जो भी फर्म इनके अंदर रजिस्टर्ड होगी उनको, और उनके अंदर 20 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो उनको EPF के अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना मैंडेटरी होगा और EPF की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड आता है एनी फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट। सो फाइनली दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड EPF स्कीम फैसिलिटी टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सो यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, अगर इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो उनको EPF के अंडर रजिस्टर्ड करना कंपलसरी है और EPF की फैसिलिटी जो है कि एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाएगी। अगर 20 से ज़्यादा, अगर 20 से कम एम्प्लॉय हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 से कम एम्प्लॉय हैं तो उनको EPF के अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो अपनी वॉलंटरी बेसिस पर चाहते हैं, अपनी इच्छा पर अगर वो चाहते हैं तो EPF के अंडर अपने आप को रजिस्टर करा सकती हैं और एक एम्प्लॉय को, एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को EPF की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमने ये पढ़ा। अब जो क्वेश्चन आता है वो हमारा एराइज होता है, सर कौन कौन से एम्प्लॉय इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे, कौन कौन से एम्प्लॉय EPF की फैसिलिटी का बेनिफिट लेंगे, एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि एम्प्लॉय तो हमारे टेम्परेरी एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय होते हैं, सो उनकी सैलरी क्या होगी। सो कम्प्लीटली अब हम एम्प्लॉय को डिफाइन करते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हो, क्या आप EPF के लिए बेनिफिटेड हो, क्या आप उसकी फैसिलिटी ले सकते हो, तो आइए अब हम रीड करते हैं, आपको बताता हूँ। सो एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर 2 टाइप की सिचुएशन क्रिएट की जाती हैं। पहला एम्प्लॉय जिसकी एम्प्लॉय ज्वाइनिंग सैलरी अगर 15,000 से कम होती है। दूसरा एम्प्लॉय जिसकी ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा होती है, सैलरी 15,000 मंथली यानी पर मंथ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट केस
whose employee joining salary is less than rupees 15,000 per month and whose employee joining salary is more than rupees 15,000 per month। अगर जिसकी सैलरी 15,000 से कम होती है पर मंथ, वो इस स्कीम के लिए यानी कि EPF की फैसिलिटी के लिए मैंडेटरी रजिस्टर्ड होगा। लेकिन जिस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ कंपनी, देन इन दिस केस ये EPF के अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना मैंडेटरी नहीं है। मींस EPF के अंडर EPF की फैसिलिटी इसको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर कंपनी चाहती है अपनी वॉलंटरी बेसिस पर EPF की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना इस एम्प्लॉय को, तो वो करा सकती है। तो हम 1 बाय 1 करके केसेस को रीड करेंगे अभी थोड़ी देर में। सो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट हियर ज्वाइनिंग सैलरी। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग सैलरी का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा था अगर ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है किसी एम्प्लॉय की, तो उसको EPF की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ये मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ज्वाइनिंग सैलरी का मतलब क्या है? आर ज्वाइनिंग सैलरी मीन्स आर दोज सैलरी हु हैव बीन रिसीव्ड एट द फर्स्ट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ कंपनी। जब कंपनी पहली बार किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, जब एम्प्लॉय किसी पहली टाइम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है, किसी भी फर्म को, CA फर्म को या फिर किसी अदर फर्म को ज्वाइन करता है, अगर उसकी सैलरी 15,000 से कम होती है उस कंडीशन में, तो उसको EPF की फैसिलिटी कंपलसरी है प्रोवाइड की जानी। अगर उस कंडीशन में एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है सपोज दोज who have no number of employee less than 20 but after some month employee exceed 20, then in this case it will be liable for take registration within 1 month of another गवर्नमेंट विल चार्ज पेनल्टी। यहाँ पर लिखा हुआ है एक कंपनी को EPF के अंडर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है अगर उसके अंदर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। अगर मान लेते हैं किसी कंपनी के अंदर 20 से कम एम्प्लॉय रहते हैं, अगर कुछ महीने के बाद 6 महीने के बाद मान लेता हूँ उस कंपनी के अंदर 20 की लिमिट क्रॉस हो जाती है, उसके अंदर 25 एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने उस कंडीशन में कहा एम्प्लॉय को उसके 1 महीने के अंदर अंदर EPF के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लेना है, वरना उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का मतलब क्या है? जो हम इतनी देर से हम एम्प्लॉय की बातें कर रहे हैं, एम्प्लॉय का मतलब क्या है? एम्प्लॉय का मतलब है परमानेंट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय, टेम्परेरी एम्प्लॉय। एक्चुअली कंपनी में 3 टाइप के बेसिकली एम्प्लॉय पाए जाते हैं। जो परमानेंट होते हैं जिसको आप समझते ही हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं जिनके पास एक बॉन्ड साइन किया जाता है और वो एक फिक्स्ड डेट तक कंपनी के अंदर काम करते हैं सिर्फ, उसके बाद वो हटा दिए जाते हैं। फिर थर्ड है टेम्परेरी एम्प्लॉय, जो ऐसे एम्प्लॉय होते हैं रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉय कह सकता हूँ, जो दिहाड़ी मजदूरी जो लेते हैं, जो बेजिस जो लेते हैं अपने पर डे का या पर मंथ पर, टेम्परेरी टाइप के होते हैं मीन्स वो। सो ये 3 टाइप के एम्प्लॉय हैं। तो गवर्नमेंट ने इस केस में क्या कहा कि तीनों एम्प्लॉय इसके अंदर EPF के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। जो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं वो इन तीनों सिचुएशन के अंदर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एक्चुअली कंपनी भी कन्फ्यूज़ हो जाती है कई बार, क्या टेम्परेरी एम्प्लॉय को EPF की फैसिलिटी दी जाए या नहीं। एक्चुअली पहली बात तो ये परमानेंट एम्प्लॉय मैंडेटरी है, कंपलसरी है EPF के अंडर फैसिलिटी को लेना। मीन्स जो एम्प्लॉय परमानेंट होगा उसको EPF की फैसिलिटी जो है कंपलसरी प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड आता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय, टेम्परेरी एम्प्लॉय। तो इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जजमेंट निकाले हैं हाल ही में, इस केस के अंदर क्या होगा। तो आइए मैं उन जजमेंट को आपको रीड करा देता हूँ एक बार, फिर रीड करने के बाद जजमेंट को हम फर्स्ट केस सेकंड केस को समझेंगे कि अगर एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से कम होती है तो वो मैंडेटरी होगा EPF के अंडर, लेकिन वो अपनी सैलरी का कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो हम रीड करेंगे अभी जजमेंट पढ़ने के बाद। तो जजमेंट पढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ पर हमारा पहला टेम्परेरी एम्प्लॉय का जजमेंट है। आप इस जजमेंट को रीड कर लेना, मैं रीड नहीं करा रहा हूँ आपको क्योंकि क्लास बड़ी हो जानी है। तो इस जजमेंट के अंदर ये लिखा गया है कि एक टेम्परेरी एम्प्लॉय को एक कंपनीज़ के अंदर EPF की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इस जजमेंट के अंदर ये नोट किया गया है। तो आप इस मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, केस हुआ था तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये जजमेंट जो है हाल ही में निकाला है अकॉर्डिंग इन दी अगेंस्ट न्यू स्टार इंग्लिश स्कूल के अगेंस्ट में। ठीक है, तो आप इस जजमेंट को पढ़ लेना। आइए मैं आपको परमानेंट एम्प्लॉय का भी, सॉरी परमानेंट का नहीं, उसका कॉन्ट्रैक्ट का, एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का जजमेंट दिखाता हूँ अब। सो ये परमानेंट एम्प्लॉय का
सॉरी परमानेंट नहीं, ऊपर हेडिंग गलत डल चुकी है, ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉय, ठीक है ना। उसका जजमेंट है, ये जजमेंट निकाला था 17 जनवरी 2020 को। इसके अंदर ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉय को भी ईपीएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी अगर जिस कंपनी के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस फर्म के अंदर अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय, टेम्परेरी एम्प्लॉय को ईपीएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने अपने वेबसाइट से कवर की है और कुछ एक्सपर्ट से इन्फॉर्मेशन लेकर कवर की हुई है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको कमेंट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 2 कंडीशन एराइज हो रही थी। यानी फर्स्ट कंडीशन, अगर किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से पर मंथ कम होती है तो वो ईपीएफ की फैसिलिटी के लिए मैंडेटरी है। अगर सेकंड कंडीशन में कहा गया था, अगर किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से पर मंथ ज़्यादा की होती है तो वो ईपीएफ की फैसिलिटी नहीं ले सकता है, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर कंपनी चाहती है अगर और एम्प्लॉय चाहता है तो अपनी इच्छा पर, अपनी वॉलंटरी बेसिस पर ईपीएफ की फैसिलिटी ले सकते हैं। सो हम पहले फर्स्ट कंडीशन समझते हैं, फिर उसका सेकंड कंडीशन समझते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन जो आती है आपकी, वो ये कहती है, इफ़ एम्प्लॉय ज्वाइनिंग सैलरी इज लेस दैन ₹15,000 पर मंथ देन इट विल बी मैंडेटरी इम्पोर्टेंट बिकम द मेंबर ऑफ ईपीएफ। याद रखना, ये कहता है अगर किसी कंपनी के अंदर, किसी फर्म के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और उन एम्प्लॉय की, अगर किसी भी एम्प्लॉय की अगर ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से पर मंथ कम होती है तो वो एम्प्लॉय ईपीएफ का मेंबर कंपलसरी बनेगा ही बनेगा, ये मैंडेटरी है उसके लिए। In this case, employee will contribute 12% of his salary into the EPF and the same equal contribution by the employer 12% out of their 8.33% will contribute into EPS यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, and left balance 3.67% will continue into EPF। ये कहता है इस केस के अंदर अगर एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से कम होती है तो एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 12%, अब एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 12% ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा और सेम 12% कंट्रीब्यूट किया जाएगा एक एम्प्लॉयर के थ्रू, जिसमें से 8.33% जो होगा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर और बाकी का 3.67% जो होगा वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। याद रखना, जब एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन होता है तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अकाउंट अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया जाता है। यानी कि हमको ये पता चलता है कि एम्प्लॉय जो होगा 12% अपनी सैलरी का ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करेगा और सेम इक्वल कंट्रीब्यूशन 12% एम्प्लॉयर के थ्रू कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसमें से एम्प्लॉयर के 12% कंट्रीब्यूशन में से सिर्फ और सिर्फ 3.67% ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट किया जाएगा, बाकी का 8.37 जो होगा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पर सैलरी का मतलब वही होगा जो अभी हमने प्रीवियस पेज पर पढ़ा था, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन दी सेल। कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, इस पर एक एग्जांपल है। बेसिक सैलरी, मैंने अपने केस के अंदर एक बेसिक सैलरी मानी है कि एम्प्लॉय की 14,000 रुपये पर मंथ, जो कि 15,000 से कम है, तो ये मैंडेटरी है ईपीएफ का मेंबर बनने के लिए, इसको मैंडेटरी है ईपीएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी। तो इसकी सैलरी 14,000 पर मंथ है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ 14,000 1680 का एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया ईपीएफ अकाउंट के अंदर, और एम्प्लॉयर जो होगा 3.67% 14,000 का कंट्रीब्यूट करेगा ईपीएफ में, यानी कि 513 रुपये, और एम्प्लॉयर 8.33% ऑफ 14,000 इंटू ईपीएस, यानी कि एम्प्लॉयर 8.33% 14,000 का एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि आपको पता चल गया एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा ओनली 3.67% ईपीएफ में और बाकी का लेफ्ट बैलेंस 8.33% ईपीएस में, और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर 12%। याद रखना, एम्प्लॉयर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से है, कंपनी से है, फर्म से है, फैक्ट्री से है। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन ये होती है। सो एम्प्लॉय रिसीव नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्ट ईपीएफ, एम्प्लॉय को कितनी अमाउंट रिसीव होगी, 14,000 माइनस 1680 यानी 13,320 टेक होम सैलरी। इस सैलरी को एम्प्लॉय घर ले जा सकता है। एम्प्लॉय को एक्चुअली मिलते तो 14,000, जिसमें से 12% उसने अपनी सैलरी में से ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिए 1680, तो 14,000 में से 1680 लेस करके 13,320 बचे, जिसको एम्प्लॉय अपने घर ले जा सकता है और एम्प्लॉय इतना कंट्रीब्यूट करेगा। सो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट केस की तरफ।
वहीं जो दूसरा केस बनता है हमारा वो ये कहता है, अगर इफ़ एम्प्लॉय ज्वाइनिंग सैलरी मोर देन ₹15,000 पर मंथ इट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द बिकम मेंबर ऑफ EPF। अगर किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा होती है तो वो EPF का मेंबर नहीं बन सकता है, मैंडेटरी नहीं है उसके लिए, EPF एक्ट हमारा ये कहता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं, लिखा हुआ है, बट EPF वाज से इन दिस केस, EPF ने इस केस के अंदर कहा था अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अगर दोनों चाहते हैं, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों एग्री हैं अपनी इच्छा पर वॉलंटरी बेसिस पर, वो EPF के अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हैं EPF से परमिशन लेकर, यानी मैंडेटरी नहीं है उनके लिए। लेकिन वो अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि एम्प्लॉय को एक फैसिलिटी दी जाए EPF की, अगर जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है ज्वाइनिंग सैलरी, अगर उसको फैसिलिटी दी जाए, अगर एम्प्लॉयर ऐसा चाहता है तो वैसा कर सकता है अपनी वॉलंटरी बेसिस पर। पहले अपने आप को, उस एम्प्लॉयर को, अपनी कंपनी को EPF के अंडर रजिस्टर कराना होगा, उसके बाद एक एम्प्लॉय को EPF का मेंबर वो बना देगा जिसके थ्रू वो EPF की फैसिलिटी उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा सकता है। सो इस कंडीशन में कहा है बट EPF हैज़ नॉट डिफाइन एनी रेट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि EPF ने इस कंडीशन के अंदर, इस केस के अंदर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन का रेट डिफाइन नहीं किया है। जैसा कि प्रीवियस केस के अंदर एक एम्प्लॉयर जो होता था 12% फिक्स रेट के अकॉर्डिंग इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता था और एम्प्लॉय भी, लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं है। इस केस के अंदर क्या है, EPF ने ये कहा था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय अपनी वॉलंटरी बेसिस पर, अपनी इच्छा पर जैसा चाहे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये सब एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड है, कंपनी के ऊपर डिपेंड है, कंपनी जैसा चाहे वैसा ही कंट्रीब्यूट करेगी। सो इन दिस केस EPF वाज से कंट्रीब्यूशन रेट विल बी डिपेंड ओनली ऑन द एम्प्लॉयर। So employer can contribute any percent into EPF like 10%, 12%, 15% etc. But mostly cases employer contribute 12% of 15,000 only। यानी लिखा हुआ है एम्प्लॉयर जो होगा कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जनरली केसेस में एक्चुअली अपने इंडिया के अंदर जो कंपनीज होती हैं, पार्टनरशिप फर्म या फिर और कोई फर्म जो होती है, उसके अंदर अगर किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है तो उसको 12% ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ओनली। मोस्टली केसेस में ऐसा देखा जाता है। लेकिन एम्प्लॉयर चाहता है कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे तो वो कर सकता है, और एम्प्लॉय भी जो होता है 12% कंट्रीब्यूट करता है मोस्टली केसेस के अंदर। लेकिन अगर एम्प्लॉय चाहता है कि मैं भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूँ तो एम्प्लॉय भी ऐसा कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड है, जैसा एम्प्लॉयर कहेगा ऐसा ही एम्प्लॉय को करना होगा। इन दिस केस, इस केस के अंदर कुछ पॉइंट्स और हैं। जो फर्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है एम्प्लॉयर कैन कंट्रीब्यूट कंप्लीटली 12% और एनी परसेंट इनटू EPF, नथिंग इन EPS। इस केस के अंदर एम्प्लॉयर जो होगा वो कंप्लीटली 12% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, ना कि EPS के अंदर। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। जैसा कि प्रीवियस केस के अंदर जिस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से कम थी, उसके अंदर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर 8.33% कंट्रीब्यूट करता था, उसके लिए ये मैंडेटरी था उस कंडीशन में। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जिस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा होती है, इस कंडीशन में मैंडेटरी नहीं है एक एम्प्लॉयर को EPF के अंदर कंट्रीब्यूट करना। सेकंड केस कहता है अपना, इफ़ एम्प्लॉयर वांट टू कंट्रीब्यूट इन आल्सो EPS, अगर एम्प्लॉयर EPS में कंट्रीब्यूट करना चाहता है देन इट कैन कंट्रीब्यूट ओनली 12% ऑफ 15,000, यानी कि 1250 पर मंथ ओनली, नॉट दिस एक्सेड। इस पॉइंट का मतलब है अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो सिर्फ 1250 पर मंथ, 1250 पर मंथ ही कंट्रीब्यूट करेगा, इससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है। याद रखना इस बात को। थर्ड पॉइंट जो आता है यहाँ पर, जो सेकंड जो पॉइंट में लिखा हुआ है 12% ऑफ 15,000, एक्चुअली ये 12% नहीं होगा, एक्चुअली ये 12% नहीं है, ये शायद 8.33% है। 8.33% ही 15,000 का 1250 होगा, ठीक है, सही कर लेना इसको। थर्ड केस जो आता है इसके अंदर, थर्ड पॉइंट है वो कहता है एम्प्लॉय विल बी कंट्रीब्यूट इनटू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑन दी ओनली एम्प्लॉयर बेसिस। मैंने बताया था एम्प्लॉय जो होगा EPF के अंडर ओनली एम्प्लॉयर के बेस पर कंट्रीब्यूट करेगा। अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि एम्प्लॉय 12% कंट्रीब्यूट करे तो 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉयर चाहता है कि एम्प्लॉय 15% कंट्रीब्यूशन करे तो एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 15% कंट्रीब्यूट करेगा। ये सब कुछ एम्प्लॉयर पर डिपेंड है, यानी कंपनी पर डिपेंड है।
लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर एम्प्लॉय 12% ही कंट्रीब्यूट करता है। फोर्थ पॉइंट है बट जनरली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट इनटू ओनली ईपीएफ 12% 15,000, यानी 12% ही मोस्टली कंट्रीब्यूट करता है जनरली कंपनी के केसेस में। फिफ्थ जो पॉइंट आता है इसके अंदर, एम्प्लॉय विल नॉट बी कंट्रीब्यूट इनटू ईपीएस, ओनली एम्प्लॉयर कैन कंट्रीब्यूट इनटू ईपीएस ऑन इज वॉलंटरी बेसिस 1250 पर मंथ, यानी 8.33% ऑफ 15,000 ओनली नोट दिस एक्सेड। ये पॉइंट अभी ऊपर डिफाइन किया गया था, यानी कि एक एम्प्लॉयर जो होगा ईपीएस में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी इच्छा पर, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है करे। अगर वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है तो सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपये ही पर मंथ कंट्रीब्यूट करेगा, इससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर नहीं कर सकता है। सो याद रखिएगा, यहाँ तक हमने 2 केस कवर कर चुके हैं। यानी पहला केस जो था वो ये कहता था अगर एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से कम होती है तो उसको ईपीएफ का मेंबर बनना कंपलसरी है। दूसरे केस में कहता है अगर किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है तो उसको ईपीएफ का मेंबर बनना मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर अगर चाहते हैं तो ईपीएफ का मेंबर बन सकते हैं। ये सारा कुछ एम्प्लॉयर पर डिपेंड होगा सेकंड केस के अंदर। यहाँ पर आपकी एक खास बात ये और आ जाती है, याद रखना, अगर एम्प्लॉयर 12% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर, अगर एम्प्लॉयर 12% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर तो वो सारा की सारा टैक्सेबल होगा अंडर द एड सैलरी। वो सारी अमाउंट जो होगी टैक्सेबल होगी, याद रखना इस बात को। मीन्स इस केस के अंदर एम्प्लॉयर जो है 12% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर किसी भी कंडीशन में 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो टैक्सेबल होगी वो अमाउंट, उस पर एक टैक्स देना होगा एम्प्लॉय को। इसके अंदर अपना थर्ड केस और क्रिएट होता है। मैं थर्ड केस और पढ़ाता हूँ आपको। तो थर्ड केस हमारा कहता है, ध्यान से सुनना इस केस को अब, इफ़ द कंपनी हैव लेस देन 20 एम्प्लॉई देन इट विल बी नॉट मैंडेटरी फॉर रजिस्टर अंडर ईपीएफओ। अभी तक हमने जो 2 केसेस पढ़े थे वो इस कंडीशन में पढ़े थे, अगर किसी कंपनी के अंदर, किसी फर्म के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो उसको ईपीएफओ के अंडर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, ये मैंडेटरी है। लेकिन अब थर्ड केस ये कहता है अगर किसी कंपनी के अंदर 20 से कम एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है ईपीएफओ के अंडर, but it can take registered under EPFO on its voluntary basis because mostly company or firm provide a facility of EPF to employee in India। ये कहता है अगर किसी कंपनी के अंदर, किसी फर्म के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 से कम अगर एम्प्लॉय होते हैं तो वो अपने आप को ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर करा सकते हैं अपनी वॉलंटरी बेसिस पर, उनको मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि इंडिया के अंदर मोस्टली कंपनीज और फर्म के अंदर ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉयर चाहता है, कंपनी चाहती है कि मैं ईपीएफ की फैसिलिटी एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराऊं, तो ऐसा वो कर सकती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर कुछ केस दिए गए हैं। फर्स्ट जो केस है वो कहता है एम्प्लॉय विल कंट्रीब्यूट 10% ऑफ दिस सैलरी इनटू ईपीएफ नॉट इन ईपीएस। एम्प्लॉय जो होगा इस कंडीशन में 10% अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूट करेगा ईपीएफ के अंदर। जैसा कि पिछले 2 केसेस में एम्प्लॉय जो था 12% कंट्रीब्यूट करता था अगर किसी कंपनी के अंदर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, लेकिन अगर 20 से कम एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंदर रहते हैं और वो कंपनी ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर्ड है ऑन दी वॉलंटरी बेसिस, सो उस कंडीशन में एम्प्लॉय जो होगा 10% अपनी सैलरी का ईपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, ना कि 12%, और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। सेकेंड केस कहता है एम्प्लॉय विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंट्रीब्यूट इनटू ईपीएस। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, फर्स्ट कंडीशन हो, सेकंड कंडीशन हो, थर्ड कंडीशन हो, जो भी हमने अभी 2 कंडीशन अभी हमने प्रीवियस पढ़ी थी, चाहे उनमें कोई भी कंडीशन हो या फिर ये वाली थर्ड कंडीशन हो, एम्प्लॉय ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ओनली इसके अंदर एम्प्लॉयर के थ्रू ही कंट्रीब्यूशन किया जाता है। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, एम्प्लॉयर विल कंट्रीब्यूट 10% ओनली आउट ऑफ देयर 8.33% विल कंट्रीब्यूट इनटू ईपीएस एंड लेफ्ट 1.67% इनटू ईपीएफ ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉयर जो होगा 10% में से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा और बाकी का बैलेंस 1.67% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉय की सैलरी का। सैलरी का मतलब यहाँ पर वही होगा जो भी हमने अभी प्रीवियस कंडीशन में पढ़ा था, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन द सेल।
फोर्थ पॉइंट आता है एम्प्लॉय विल रिसीव ओनली नेट अमाउंट आफ्टर लेस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ EPF फ्रॉम द सैलरी, इट इज़ नो एज अ टेक होम सैलरी इन ऑल कंडीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। एम्प्लॉय जो होगा नेट सैलरी रिसीव करेगा, यानी कि अपनी अगर उसको 15,000 सैलरी मिलती है तो उसमें से EPF की अमाउंट को माइनस करने के बाद नेट सैलरी उसको रिसीव होगी तीनों कंडीशन के अंदर। फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट विल बी रिसीव ओनली इनटू EPF नॉट इन द EPS इन ऑल कंडीशन, यानी जो इंटरेस्ट जो एम्प्लॉय को मिलेगा वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अकाउंट के अंदर ही मिलेगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर ही इंटरेस्ट मिलता है। सो आइए मैं आपको अब मैं क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। सो ये हमारी जो कंटेंट जो स्क्रीन थी, यहाँ पर अभी तक हमने जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक ख़त्म कर दिया अपने क्वेश्चन। ये पार्ट 1 था हमारा, पार्ट 2 में प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर पार्ट 2 के अंदर अपन 8 क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। इस वीडियो की जो लेंथ है काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर पार्ट फर्स्ट बनाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। सो यहाँ पर हमने अभी समझा EPF क्या होता है, व्हाट इज EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, EPF कौन होता है। थर्ड क्वेश्चन था हमारा विच कंपनी आर एलिजिबल फॉर रजिस्टर अंडर EPF, कौन सी कंपनी EPF के अंडर रजिस्टर्ड होंगी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, पब्लिक लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, फैक्ट्री हो। एक्चुअली जो एम्प्लॉय, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर कोई एम्प्लॉय इस वीडियो को देख रहा है जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको जो पढ़ नहीं सकता है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, याद रखना अगर आपकी कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नाम का वर्ड अगर आपकी कंपनी के पीछे जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है वो कंपनी EPFO के अंडर रजिस्टर्ड होगी। उसके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। और आपको भी अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम रहती है तो आपको भी EPF का मेंबर बनाया जाएगा। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉय के अंडर जजमेंट निकाला हुआ है जो कि आपने रीड किया होगा, उसके अंदर भी आपको EPF का मेंबर बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ लेबर लॉ की कुछ कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना होगा। फोर्थ क्वेश्चन है विच एम्प्लॉय विल एलिजिबल फॉर कंट्रीब्यूशन इन EPF, कौन सा एम्प्लॉय EPF के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा सर। वो भी हमने रीड कहा था कि अगर किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से कम होती है वो इसके लिए मैंडेटरी है EPF का मेंबर बनना, और वो अपनी सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा की होती है, ज्वाइनिंग सैलरी का मतलब क्या होता है मैंने बताया था। अगर ज्वाइनिंग सैलरी एक ऐसी सैलरी होती है जो अगर एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, फर्स्ट टाइम सैलरी मिलने पर जो सैलरी मिलती है उसको हम ज्वाइनिंग सैलरी कहते हैं। लेकिन एक्चुअली मेरे केस में ये होता है, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्शन उठाता है कि सर एक एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी जो है 14,000 है, लेकिन 2 साल बाद उस कंपनी के अंदर दो साल बाद उस कंपनी के अंदर उस एम्प्लॉय की सैलरी जो है 20,000 हो जाती है। क्या वो EPF का मेंबर फिर भी बना रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल बना रहेगा EPF का मेंबर। अगर उसकी सैलरी ज्वाइनिंग सैलरी 14,000 थी लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते इंक्रीजमेंट के थ्रू 20,000 पहुँच जाती है, फिर भी उसको EPF का मेंबर बनाया जाएगा, मेंबर बना रहेगा। फोर्थ कंडीशन विच एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर कंट्रीब्यूशन इन EPF, ये तो अभी पढ़ा था। फिफ्थ क्वेश्चन जो है विच एम्प्लॉय विल नॉट बी एलिजिबल फॉर EPF, कौन सा एम्प्लॉय EPF के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जिसकी सैलरी 15,000 से कम होती है वो EPF के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अपनी वॉलंटरी बेसिस पर अगर एम्प्लॉयर चाहता है इसको EPF की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना तो वो EPFO से परमिशन लेकर अपने आप को EPFO के अंदर रजिस्टर कराकर एक एम्प्लॉय को ऐसी फैसिलिटी दे सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन EPF, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, वो भी हमने रीड किया था अभी 12%, 10%। सेवन्थ क्वेश्चन है हाउ एंड व्हेन एम्प्लॉय कैन विड्रॉ EPF अमाउंट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कैसे विड्रॉ करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन अभी हमने रीड नहीं किया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक पार्ट 2 में हम रीड करेंगे, याद रखना। अगर आपका कोई भी डाउट इस क्लास से रिलेटेड क्रिएट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर देना। मैंने क्लास जो है बड़े डिटेल को कवर करके बनाई हुई है, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं है जिसके अंदर डिटेल में कवर किया गया हो। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स क्वारीज रह ही जाती हैं आपकी, मुझे पता है, मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ आप सभी के लिए।
सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड के अंदर। कोई क्वारीज रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एक फ्रेंड तक, एक एम्प्लॉय तक, एक स्टूडेंट तक, एक एम्प्लॉयर तक, ताकि उसको ईपीएफ के बारे में नॉलेज पता हो सके।